मैं ये पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो नई कोचिंग ज्वाइन करे ना, हाँ। पहले तो सब कुछ देख के ज्वाइन करे, ऐसे ज्वाइन ना करे कि मतलब वो फर्जी वाली रैंक वगैरह लगा रहे हैं। ये सब आजकल पैसे को काम है, ये सब बिक जाता है। और जो मतलब जो मेरे जैसे जैसे मिडिल जो लोग हैं, उनको ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, कम भी नहीं आता, वो इन चीजों में फंस जाते हैं और फिर 1-2 साल घोड़ देते हैं इनके बीच में ही। पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि मतलब कहाँ कहाँ से आपने अपना क्वालिफिकेशन किया है और क्या नाम है बेसिकली आप अपने बारे में कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सुनते हुए। जी सर। सर मेरा नाम सोनू योगी है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने मेरी ग्रेजुएशन हमारे गांव से ही कंप्लीट की है। ओके। जी सर, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने जयपुर चला गया वहाँ एमएससी करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। ओके। मुझे इतना पता नहीं था कि कुछ आईआईटी जैम वगैरह भी कुछ चीज होती है। हम्म। तो फिर मैंने ये सोचा था कि सिर्फ मैं एमएससी करके कोई मतलब कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लूंगा 20-30 हज़ार रुपए का। हम्म। फिर मैंने नेट के बारे में सुना, मतलब वीडियो देखी यूट्यूब पे कि नेट में क्या होता है, कैसे क्या होता है। हम्म। फिर मैंने सिलेबस देखा उसका, तो मुझे सर इंटरेस्ट आने लगा उसको पढ़ने में कि हम्म। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बनने लगे। फिर मैंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ता था, यूट्यूब पे देखता था। ओके। फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। ओके। मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद मैंने सोचा कि कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूं जिससे कि मैं अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकूं। ओके। तो मैं जी सर, फिर मैंने जयपुर में कोई इंस्टीट्यूट था तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। हम्म। फिर मैंने जी सर। ओके। तो मेनली जयपुर में आप बता सकते हैं कि कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और कहाँ कहाँ से कौन से कॉलेज से आपने मास्टर किया था? जी सर, हमारे यहाँ पे एक कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज, ओके। मेरे गांव में ही है। वहां से मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अच्छा। फिर सर जयपुर चला गया मैं, एक एलबीएस नाम की कॉलेज है, वहां पे मैंने मास्टर्स कंप्लीट की मेरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन था आपका। जी सर। तो जनरली अच्छा कॉलेज वगैरह में लोगों को सीएसआईआर नेट वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है। आपके यहाँ कैसा माहौल था? क्या सभी लोग इसको लेके अवेयर थे? जब आप ग्रेजुएशन में थे तो क्या इस एग्ज़ाम के प्रति अवेयर थे? अवेयरनेस थी आपके यहाँ? जनरली क्या होता है कि जो कॉलेजेस होते हैं, रीजनल कॉलेजेस या स्टेट कॉलेजेस जो हैं, उन सब में थोड़ा-सा अवेयरनेस का इश्यूज़ है। तो मतलब आपके यहाँ क्या इस चीज़ों को लेके अवेयरनेस था या किसी ने आपको बताया था या आपको यूट्यूब के थ्रू पता चला था? कैसे पता चला था इस एग्ज़ाम के बारे में? नहीं सर, किसी को भी पता नहीं था इसके बारे में कि ये भी कोई चीज होती है। हाँ। यहाँ तक कि हमारे जो टीचर्स थे जो हमें पढ़ाते थे ग्रेजुएशन में, हाँ, हाँ। उनका भी नेट क्लियर नहीं था उनका ओके। तो अच्छा। उनको खुद को पता नहीं था। हाँ, तो आपको कहाँ से पता चला इसके बारे में? सर मैं जब ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था, हाँ। तो तब मैंने कुछ ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश की। मैं केमिस्ट्री को मतलब बेसिक कंप्लीट नहीं था मेरा। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने कोई कोचिंग देखी, तो उस कोचिंग में पढ़ाया गया, मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी मैंने पहले हाँ, हाँ, हाँ। तो केमिकल बॉन्डिंग में मेरे को अच्छा लगा कि कंसेप्ट बनने लगे, धीरे धीरे डीप पढ़ने लगे उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि किस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर देखा कि सीएसआईआर नेट भी कोई चीज होती है। अच्छा, ओके। हाँ तो फिर हाँ सर, क्योंकि मेरे सेकंड ईयर कॉलेज था, उस टाइम में मेरे को हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं निकालना आता था। ओके। ये तो 11th क्लास में सिखा दिया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर वो भी मेरा नहीं था, तो मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की कि हाँ मैं बेसिक पढूं। लेकिन बेसिक पढ़ते पढ़ते फिर इतना वो हो गया कि कुछ मतलब जानने की कोशिश की ये कैसे होता है, क्यों होता है। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने बस फिर ठीक है। तो आप ये बताएँगे कि बेसिकली आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की? क्या थॉट्स आया आपको या आपने सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन क्यों की? मतलब आगे चल के आपकी क्या प्लानिंग है? जी सर, क्या था कि मैंने जैसे ही एमएससी में एडमिशन लिया तो मैंने कॉलेज जाना तो बंद कर दिया। हुँ। मैंने सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर ली कि मेरे को मतलब कंसेप्ट अच्छे बन जाए, और मुझे ये नहीं था कि मेरा एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा। ओके। मुझे हाँ तो ऐसा लगता था, जब मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि इसमें तो अपन को कुछ आएगा ही नहीं। हाँ। कि कोई भी क्वेश्चन देखो तो ऐसा लगता है कि इसमें तो अपने से कुछ होगा ही नहीं।
तो हाँ, फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं मेरी कंसेप्ट बना लेता हूँ अच्छी तरीके से। ओके। तो मैंने मेरी कंसेप्ट बनाना स्टार्ट किया। फिर लेकिन सर वो बहुत लंबी जर्नी लग गई इसमें, कंसेप्ट बनाने में, ट्यूशन प्रैक्टिस करने में। हाँ, हाँ। नहीं बेसिकली होता क्या है कि जब कॉलेजेस वगैरह में इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एकेडमिक में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, तो जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होती है। मतलब आप ये बिल्कुल सर। आइडिया एक लगा सकते हैं कि जब आपको बेसिक्स के बारे में भी आइडिया नहीं था, उसके बाद भी आपने तैयारी स्टार्ट की, तो जी सर। समय लगा। मतलब उस समय जब जो टाइम आपको लग रहा था, उसमें आप डिमोटिवेट नहीं हुए कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम लगता जा रहा है? उसमें ये था कि मैं कुछ भी पढ़ता था ना, तो मैं उसको 2-3 दिन बाद भूल जाता था, क्योंकि फर्स्ट हाँ, टाइम कोई भी चीज पढ़ी तो अपन भूल ही जाते हैं। हाँ, हाँ। अक्सर ऐसा होता था कि डिमोटिवेट तो होता ही रहता था, लेकिन करे क्या। मतलब ये कुछ डिसाइड तो कर लिया था कि मतलब, करना है तो करना ही है। हाँ, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री के फील्ड में ही कुछ करना था। अच्छा, ट्वेल्थ नहीं क्लास में मेरा ये था कि मैं केमिस्ट्री का टीचर बनूं। हाँ, तो हाँ, मैं कुछ मतलब अच्छे कंसेप्ट बनाए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे तो ठीक रहेगा। ओके। नहीं, सही बात है। चलिए केमिस्ट्री के टीचर बनने के लिए जो पहला स्टेप होता है, वो आपने पार कर लिया है, उसके लिए तो ख़ैर आप लोग आपको कांग्रेचुलेशन। हुँ, तो आप बताएँगे ये बात कि मतलब बेसिकली कौन-कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प की? सबसे पहले ये होता है कि सर आपको मतलब कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। हुँ, ये नहीं है कि आप 1-2 दिन तैयारी कर लिए फिर आपने छोड़ दिया बीच में, फिर क्योंकि काफी लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन बीच बीच में छोड़ छोड़ के तैयारी करते हैं। हाँ, सबका जो माइंड सेट होता है सर अलग अलग होता है, किसको कितना आता है ये उसको पता है कि मुझे कितना आता है। बिल्कुल। दूसरा अपन जज नहीं कर सकते कि उसको कितना आता है। तो मुझे पता था कि मेरे को बहुत कम आता है, अपन कंपेयर नहीं कर सकते उस टाइम किसी से भी कि अपन को कम आता है दूसरे को ज्यादा आता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने सिर्फ मेरा खुद का मतलब जीओसी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी, ट्यूशन लगाना स्टार्ट कर दिया। ओके। फिर कंटिन्यू लगा रहा, मैं किसी की बातों में नहीं आया कि अपन को कि वो कोई डिमोटिवेट तो होते ही है कि एक क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कोई जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो पहले ही आंसर दे देते हैं, अपन को पता ही नहीं चलता इसमें क्या हो रहा है, क्या लगेगा, क्या कंसेप्ट लगेगा। ओके। लेकिन उन चीजों को मैंने पॉजिटिव लिया कि मैं सीखूंगा, क्योंकि मैं हाँ, खुद उनको चीजों को सीखने की कोशिश करता था। ओके। जी सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी मेनली आप कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंटी के अलावा मतलब कंसिस्टेंट रहने के अलावा और भी ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको हेल्प की? या कंसिस्टेंट रहने में ही आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं चलता कि मतलब हमें कंसिस्टेंट रहना कैसे है? क्या उसके लिए कोई स्पेशल आपने प्लानिंग की, कोई स्पेशल शेड्यूल बनाया, कोई स्पेसिफिक टाइम आपने चूज़ की, ऐसा कुछ था? या मतलब कैसे कंसिस्टेंट रहे आप? मतलब कोई मॉर्निंग आपका कोई शेड्यूल जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन की हो, या उसी शेड्यूल को आप पर्टिकुलरली पर डे फॉलो करते गए या मेनली शेड्यूल आप अपना थोड़ा-सा शेयर करिएगा कि आपका शेड्यूल क्या था पढ़ाई करने का? जी सर, मैं क्या था कि रूम लेके रहता था जयपुर में। ओके। मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त और रहते थे रूम में ही। हाँ, हाँ। तो हम सभी ने एमएससी कर रखी थी, केमिस्ट्री से कर रहे थे हम, मतलब कंटिन्यू चल ही रही थी एमएससी। हुँ, हुँ, हुँ। तो कॉलेज हम जाते नहीं थे, सिर्फ मतलब कोचिंग जाते थे और पढ़ाई करते थे। तो अच्छा, सुबह के टाइम क्या होती, कोचिंग होती थी सुबह 8-9 बजे से और 1-2 बजे तक होती थी। हाँ, ओके। बाद में कोचिंग से रूम पे आना, फिर आने के बाद खाना वाना खाना, फिर हुँ, थोड़ा सा आराम करते थे। हुँ, हुँ। आराम करने के बाद सीधा लाइब्रेरी चले जाते थे और कम से कम 9-10 बजे तक रात को पढ़ते थे। ओके, अच्छा। मतलब जी सर। लाइब्रेरी ने आपकी प्रिपरेशन में मतलब हेल्प की है, रूम के अलावा लाइब्रेरी जाना बेनिफिशियल है, ऐसा लगता है जी मुझे। सर। रूम जी के सर। अलावा अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो चीज़ें आपके लिए क्या है बेनिफिशियल एनीवे तो जी पूरी सर। प्रिपरेशन के दरमियान जब आप पूरी तैयारी आप कर रहे थे, जो भी ड्यूरेशन लगी आपको एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई करने में, उसमें सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या था? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कब लगा कि मतलब सबसे जो लगा हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, अब चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आई?
जी सर। क्या था कि कोचिंग में सिर्फ हमें क्या था, नोट्स लिखवाए जाते थे, कंसेप्ट बताए जाते थे। हाँ, क्योंकि टीचर कहीं और से आते थे, दिल्ली वगैरह से टीचर आते थे, तो वो सिर्फ पढ़ा के चले जाते थे। ओके। जब वो अपना टॉपिक कंप्लीट करा के चले जाते थे, तो फिर दूसरा टीचर आता उनकी जगह। हाँ, दूसरा टीचर दूसरा टॉपिक पढ़ाता। हाँ, तो जो डाउट आते थे ना, वो डाउट हमारे मन में ही रह जाते थे। हाँ, क्योंकि हाँ, जब फर्स्ट टाइम जो भी चीज पढ़ते हैं तो उसके डाउट तो आते ही हैं हमारे दिमाग में। हाँ, 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 डीपीपी वगैरह, हमारी डीपीपी कभी पूरी सोल्व भी नहीं हुई हमसे। आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी डीपीपी पूरी सोल्व नहीं हुई, क्योंकि जो टीचर जो पढ़ा के जाता था ना, वो हाँ, तो चला जाता था, फिर बाद में दूसरा टीचर आता था, वो उसके डाउट सोल्व नहीं करता था। अच्छा, जैसे ऑर्गेनिक का टीचर है, वो फिजिकल के डाउट नहीं सोल्व करता था, फिजिकल वाला ऑर्गेनिक के सोल्व नहीं करता था। हाँ, ओके, तो फिर वो डाउट ही बना रह गया हमारे तो। हाँ, हाँ, सिर्फ हमने कॉपी पढ़ी, कॉपी पढ़ने के बाद बस कॉपी पढ़ते थे और चिल करते थे। लेकिन आपको पता है कि कॉपी अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा वो कॉपी मतलब अलग ही आएगा वो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, जी सर। फिर हम सोचे थे हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉपी में लिखा होता तो वो हमारे दिमाग में था। ओके, फिर जी सर, फिर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, तो वहां पे देखा तो मेरे को हवा ही नहीं लगी, क्या आ गया इसमें। हाँ, फिर उसमें मैंने सिर्फ 40 मार्क्स गेन किए थे। मतलब इससे आपको ये इस बात का आइडिया लगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो डाउट जी क्लियर सर। चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही क्योंकि मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स में क्या है प्रेज़ेंट टाइम में कि टीचर आते हैं बाहर से, ख़ास करके मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में टीचर वो लोग पढ़ा रहे हैं जो कहीं न कहीं वर्किंग हैं और जब उनको छुट्टियाँ मिलती है तो आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। बाद में उसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो बच्चा सफ़र करता है या मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऐसा भी कर रखे हैं कि डाउट फैकल्टी किसी और को बिठा दिए हैं, पढ़वा किसी और से रहे हैं, डाउट कोई और ले रहा है। तो मतलब इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके? सर हम ऑफलाइन कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि जो हमारे जो पढ़ते हैं ना, वो सारे डाउट क्लास में सोल्व हो जाए। हाँ, और जो सबका टीचर का क्या है, पढ़ाने का जो तरीका है ना, सबका अलग अलग है। बिल्कुल। हुँ, जो अपन जिस टीचर ने हमें पढ़ाया उसने अलग तरीके से किसी चीज को समझाया है। और जो बिल्कुल, दूसरा टीचर जो डाउट सोल्व करेगा, बिल्कुल, उसने अलग तरीके से किसी चीज को पढ़ रखा है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट खुद भी कि बिल्कुल। मैं किसकी क्या मानूं। क्योंकि सर मैक्सिमम ऑर्गेनिक में तो बहुत ही वो है, क्योंकि मेरा बिल्कुल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्ट्रांग रहा है, फिजिकल वीक रहा है। ओके, जी ओके। सर। हाँ, तो मेनली आपने जो पेपर दिया था, अभी जो सीएसआईआर का जो आपने पेपर दिया, उसमें क्या आपने इक्वल प्रिपरेशन की थी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल की या सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, फिजिकल के कम यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए थे? क्या किया था? सर फिजिकल फिजिकल की मैंने 4 या 5 यूनिट कंप्लीट की थी। ओके, और ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट की थी, पूरी कंप्लीट की थी। ठीक और है, इनऑर्गेनिक भी लगभग मेरी पूरी थी। ओके। अच्छा, आपके पार्ट सी में कितने क्वेश्चन सही हुए थे? तो सर मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए थे पार्ट सी में। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? मैंने 24 किए थे। 24 अटेम्प्ट किए थे आपने, 19 सही हुए थे, तो 19 क्वेश्चन जो आपके सही हुए थे, उसमें मैक्सिमम किस टॉपिक के क्वेश्चन्स थे? सर मेरे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ज़्यादा क्वेश्चन्स थे मेनली जी आपके। सर। ओके, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से भी जेआरएफ कर सकते हो, अगर आप फिजिकल की कुछ यूनिट्स अगर आप प्रिपेयर कर लो तो। डेफिनिटली फिजिकल ने भी हाँ हेल्प सर, किया ही होगा। बिल्कुल सर। जैसे ग्रुप थ्योरी हो गई, इलेक्ट्रो हो गई, काइनेटिक्स हो गई, हुँ, सॉलिड स्टेट हो गई, ये क्या है कि आपकी कंसेप्चुअल भी है, और आपने मतलब 11 12 में इन चीजों को पढ़ा हुआ भी है। ओके, तो ठीक सर है। मैंने इन यूनिट को ही चूज किया है कि मैं इनमें कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने सी पार्ट में भी इनके अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन। अच्छा, ओके, जी सर। ठीक है। अब बताइए हमारे इंस्टीट्यूट ने आपकी किस तरीके से हेल्प की? हम सर यहाँ एसएप का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके सिलेक्शंस में? सर ये है कि आप सिलेबस तो चलो मान लो कहीं से कवर कर लिया आपने, जी, और सिलेबस आपका हो भी गया और आपकी कंसेप्ट भी बन गई, जी, लेकिन उन कंसेप्ट को आपको अप्लाई कैसे करना है, जी, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। आपको कंसेप्ट कहाँ से कैसे कौन सा कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि सारी चीजें मिक्स है, ऑर्गेनिक तो खास तौर पे मिक्स ही है। बिल्कुल।
जी सर, तो उन कंसेप्ट को आपको कैसे क्या करना है, कैसे लगाना है, और जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब जैसे कि रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हो गए, हाँ, हाँ। जब तक आप रेफरेंस बुक के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, क्या होगा, कैसे होगा। ओके। जी सर, क्या था कि मैंने यूट्यूब चलाता था पहले। हाँ, हाँ। तो सर यूट्यूब पे मैंने मतलब सर्च करता रहता, तो एक दिन मेरे को कैम टाइम दिखी। ओके। कैम टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन आप जैसे कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डालते हो, हाँ, हाँ, वो हाँ। मेरे को दिखा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था शायद, वो रिएजेंट का। ओके। तो सर मैंने उसको सोल्व करने की कोशिश की, तो मेरे को टाइम लग गया उसमें कम से कम 5 मिनट उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने उसको सोल्व किया, फिर आंसर तो मेरा आ गया था उसमें, जैसे मैंने 5 मिनट लगाया, टाइम लग गया। हाँ। पहले मैं ये सोचता था कि हाँ ऑर्गेनिक अपनी हो गई, अपन कुछ भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक में, जैसे क्योंकि जो आपकी बुक नोटबुक होती है तो आपको याद होती है वो तो। बिल्कुल, हाँ, तो आप सोचते हो कि नोटबुक में ही आएगा, कुछ आएगा जो, लेकिन एग्जाम में जाके पता लगा कि नोटबुक में से कुछ आया ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेनली आपने तो मतलब यहाँ से आपको क्या बेनिफिट रहा? क्या कि किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग सर किया ये इसने आपके? कौन-सी चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यू हो या कैम जी सर, मैंने फिर क्या हुआ कि कैम टाइम जो ये एएसपी जो कोचिंग है ना, इस पे मैंने कॉल किया, कॉल हाँ, नंबर दे रखे हैं ना। हाँ, हाँ, फिर उनको मैंने बताया कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ तो बहुत रहा हूँ लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रही, ओके। हाँ, और मैंने सर सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है, तो मैं क्या करूँ। हाँ, तो हाँ, उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, हाँ, 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 और जो हम जो क्रैश कोर्स चलाते हैं ना, आप उसको देखिए, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो सर मैंने पहले तो क्रैश कोर्स की वीडियो देखी थोड़ी बहुत। हाँ, हाँ, फिर फिर मेरे को लगा कि जैसे अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, कोई भी टॉपिक है, हुँ, हुँ, उसको मतलब शॉर्ट वीडियो में आप 3 या 4 घंटे में लगभग पूरा करवा देते हो शॉर्ट बना के। बिल्कुल। और क्या है कि आप प्रीवियस ईयर भी उसी में करवा देते हो, नए नए क्वेश्चन भी उसी में करवा देते हो। जी, जी, तो सर अलग ही मोटिवेशन मिलता है उसमें, जैसे अपन क्वेश्चन लगाते हैं, पढ़ने के बाद जैसे कंसेप्ट लगाया तो फिर अलग ही मोटिवेशन मिलता है उसमें। बिल्कुल। जी मेनली सर। क्या रहता है कि हमारे यहाँ जनरली हम क्रैश कोर्स में या टेस्ट सीरीज़ में टारगेट न्यू क्वेश्चन्स ही करते हैं और हमेशा उसका स्टैंडर्ड सीएसआईआर के भी ऊपर रखते हैं। रीज़न ये होता है कि बच्चा अगर उस लेवल तक प्रिपेयर होगा ना, तो सीएसआईआर के स्टैंडर्ड को टच कर जाएगा। अगर जी हम सर। क्रैश कोर्स में भी सिर्फ़ उसको पीवाईक्यूज़ कराएँगे, तो पीवाईक्यूज़ के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और जनरली जो बच्चा सीएसआईआर की तैयारी कर रहा होता है, वो उन क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से एग्ज़ामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कर लेता है, जिस क्वेश्चन को उसने पहले कभी देखा है। तो हमारा हमेशा ये रहता है कि अगर हम सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 6 महीने सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ कराते रह जाएँगे, जैसा कि बाकी लोग कराते हैं। तो हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि हम कुछ नए क्वेश्चन हिट करें और नए क्वेश्चन के थ्रू बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाएँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है बच्चों के सिलेक्शन में। तो मेनली सर आपको जो हेल्प मिली वो क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ से सबसे ज़्यादा हेल्प मिली। जी सर, बहुत उसी से हेल्प, मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प भी उसी से मिली थी। हुँ, बिल्कुल। जो मेरा जो मतलब जो एआईआर जो 98 आई है, तो उसी का ही मतलब उसी की देन है ये। ओके, ओके। क्योंकि उससे मैंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक के जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिए थे उससे, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है अपन को बहुत सारी क्वेश्चन मिलती है उसमें, बिल्कुल। कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा तो उसका सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ कैसे ये क्वेश्चन होगा। हाँ, हाँ, हाँ। उससे बहुत सारी हेल्प मिलती है। और कि सर जैसे जून वाला एग्जाम गया, ये पिछले वाला, हाँ, हाँ, हाँ। दिसंबर वाला, सॉरी दिसंबर वाला, हाँ, तो हाँ। जो आपकी जो नोटबुक है ना, हाँ, उसमें हाँ। एजजेक्टिव्स किसी नोट के आई थी, उसमें 4-4 नंबर की। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके हाँ पहले सर, भी तो बहुत फिर मेरे सारे को अलग ही मोटिवेशन मिलता है उस चीजों से कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो एजजेक्टिव्स मिल रहा है, तो अपन को उससे अच्छा क्या ही चाहिए। बिल्कुल। अब चूँकि आप हमारे उसमें क्या कहते हैं अगर आप बहुत ध्यान से हमारे नोटबुक को देखेंगे तो हम लोग बेसिकली कंटेंट पे इस तरीके से काम करते हैं कि बच्चे को एक्सटर्नल कुछ ना करना पड़े। बच्चे को कॉन्सेप्ट भी आए और कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन्स भी वो कर ले जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कॉन्सेप्ट सिखा दिया और बच्चा हमारे नोटबुक के भरोसे ही एग्ज़ाम में गया और पता चला कि उसे वहाँ क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है।
होता क्या है ना कि सीएसआईआर एग्जाम जो है अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे आप चूज कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर यूनिट की जो प्रिपरेशन होती है बहुत डीप होनी चाहिए। जैसे 39 यूनिट्स हैं, आप उनमें से जो भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हो बहुत डीप प्रिपरेशन होनी चाहिए। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है एज़ ए एजुकेटर। जैसे मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि मैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक या कोई भी स्टैंडर्ड आर्टिकल जो भी आ रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड, वो ना छोड़ूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है उन्हीं में से आता है। तो बेसिकली यही टारगेट रहता है। अब जो कि टाइम स्पैन बड़ा छोटा होता है, विदिन अ 6 मंथ आप बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लें। और जो बच्चा इस चीज़ को फ़ॉलो कर लेता है, उसका सिलेक्शन हो भी जाता है। लेकिन इनिशियली बच्चा उस चीज़ को समझता नहीं है। जो समझ जाता है उसका सिलेक्शन हो भी जाता है। एनीवे चलिए ठीक है। तो आगे आपका क्या करने का इरादा है? मतलब आगे रिसर्च करना है, रिसर्च किस टॉपिक में करना चाहते हैं? कहाँ से करना चाहते हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइएगा। जी सर, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, वो भी मेरे पास में जयपुर से करना चाहता हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीक भी पड़ता है थोड़ा-सा, और बाहर रहने का मन भी कम ही है। अच्छा, अच्छा। जी सर। और जयपुर मैं में ये मेडिसिन के ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करना चाहता हूँ। अच्छा मेनली मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम करना चाहते हैं आप। जी सर। मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्या आप मेडिसिन सिंथेसिस में काम करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड मतलब ओरिएंटेड मेडिसिन्स पे काम करना चाहते हैं? मतलब मेडिसिनल में किस तरह का है आपका सिंथेसिस में जाने का टारगेट है या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को लेके मेडिसिन डिज़ाइन करने को लेके कोई टारगेट है? नहीं सर, सिंथेसिस पे ही है अभी तो थोड़ा-सा। अच्छा, तो वहाँ पे आपने जयपुर में बात कर ली है इस किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने देखा, आपने लोगों की प्रोफ़ाइल वग़ैरह देख ली है? हाँ सर, वहाँ पे क्या है कि एक एमएनआईटी है जो जयपुर में ही है। हाँ, हाँ, एमएनआईटी उनके जयपुर में। पास अच्छी व्यवस्था है इनकी, मतलब रिसर्च वगैरह की, मशीनें वगैरह सब कुछ ठीक है इनकी। ओके, ठीक तो है। मैंने सोचा कि मैं यहीं से कर लूँ कि घर के नज़दीक भी रहेगा, और मेरे को रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, 2-3 साल हो गए। ओके, चलिए नहीं जी ठीक सर। है, अच्छा है अगर आपका मेडिसिनल के प्रति ओरिएंटेशन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बात अलग है कि मतलब आप घर के पास रहना चाहते हैं। एनीवे अब फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़े हम लोगों से इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में कुछ भी तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन बस आपसे ये है कि आगे चल के आप हमारे इंस्टीट्यूट को बाकी लोगों को किस तरीके से रिकमेंड करेंगे? सर, मैं यही पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो नई कोचिंग जॉइन करे ना, हाँ। पहले तो सब कुछ देख के जॉइन करे, ऐसे जॉइन ना करे कि मतलब वो फर्जी वाली रैंक वगैरह लगा रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि ये सब आजकल पैसे का काम है, ये सब बिक जाता है। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। मतलब जो मेरे जैसे जैसे मिडिल जो लोग हैं उनको ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, कम भी नहीं आता, वो इन चीजों में फंस जाते हैं और फिर 1-2 साल घोड़ देते हैं इनके बीच में ही। बिल्कुल, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले तो आप कैंप टाइम कोचिंग में आइए, पहले अपना सिलेबस पूरा करिए। बिल्कुल, मतलब जितना आप 70% 75% कर लीजिए, नेट में इतना ही काफी होता है। बिल्कुल, और फिर अपनी कंसेप्ट बनाइए, और फिर इनकी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज दीजिए, और मतलब काफी क्वेश्चन करवाते हैं, तो आपको अलग करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। बिल्कुल। पूरा जो मटेरियल है ना वहीं पे मिल जाएगा आपको। सही बात है। तो बिल्कुल जी आगे सर। फ्यूचर में आप बच्चों को रिकमेंड ज़रूर करिएगा। वैसे मैं एक बात आपको बताऊँ तो जनरली बच्चों के साथ देखिए इश्यूज़ क्या रहता है ना कि पहले तो बच्चा चूज़ करने लगता है कि मेरे आस-पास ही मिल जाए। अब क्योंकि सीएसआईआर की प्रिपरेशन में क्या है कि फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए जिसका कंटेंट पे बहुत हायर लेवल तक का काम हो। अब ये नहीं कि किसी का जेआरएफ हो गया और जेआरएफ होने के बाद वो खड़ा होके किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब यूट्यूब का ज़माना है, तो कोई भी आता है, कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बच्चों को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। अगर आपने अपना समय सही इंस्टीट्यूट और सही लोगों के साथ इन्वेस्ट किया है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो पैसा क्या होता है आपका कि पैसा तो आ जाएगा। पैसा अगर आप पैसे के बेस्ड पे कोचिंग चूज़ कर रहे हो कि नहीं यहाँ का कोर्स बड़ा सस्ता है, चलो इसको चूज़ कर लेते हैं। तो पैसा तो आप कल या परसों कमा लोगे, लेकिन जो आपका 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने का जो आपका नुकसान होगा ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वो आपका वापस कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है,
और सिर्फ इस वजह से कि आप प्रिपेयर होना चाहते हो बट आपको कंटेंट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें बच्चों को जल्दी उलझना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा है तो आपसे जितने भी बच्चे मिलेंगे आप उन्हें ज़रूर ये बताइएगा, ठीक है? जी सर। चलिए सोनू जी, अच्छा लगा वैसे आपसे बात करके और आपकी बताई गई चीज़ें काफ़ी बच्चों को बहुत कुछ चूज़ करने में काफ़ी हेल्प करेंगी और फ्यूचर में डेफ़िनेटली आप एसएप इंस्टीट्यूट से कनेक्ट रहिए और जहाँ कहीं पे भी आपको ज़रूरत हमारी महसूस हो या फ्यूचर में हमारी आपको किसी भी तरह की ज़रूरत महसूस होती है, तो डेफ़िनेटली हम भी कॉन्टैक्ट आपसे करेंगे, बिकॉज़ अब आप हमारे एलुमनाई ही हो गए हैं, ठीक है? तो चलिए, ओके, ठीक है, ध्यान सर रखिए आप। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं हाँ, हाँ, बिल्कुल, बोलिए। कि ये है कि अगर मैं जेआरएफ निकाल सकता हूँ तो कोई भी निकाल सकता है ये। बिल्कुल, जेआरएफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिटर्मिनेशन। आपका डिटर्मिनेशन जी स्ट्रांग सर। था तो बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं रहता कि आपको क्या आता था, क्या नहीं आता था। सबसे बिल्कुल सर। ज़रूरी बच्चे के लिए होता है डिटर्मिनेशन, अपना टारगेट डिसाइड करना और उस टारगेट के पीछे पड़ जाना, पागलों की तरह एकदम पड़ जाना। तो अगर ये कोई भी पाल सकता है तो वो जेआरएफ क्रैक कर सकता है। ये कोई बहुत टफ एग्ज़ामिनेशंस नहीं है। डेविएशन लाइफ में नहीं होना चाहिए। ये वैसे आपने अच्छी बात कही है। डेफ़िनेटली ये बच्चे जो भी आपका इंटरव्यू जो सुनेगा, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा कि मतलब वो कर सकता है। अगर वो करना चाहे, डिसीज़न उसके सही होने चाहिए। जहाँ भी तैयारी कर रहा है वो इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए क्योंकि बिना इंस्टीट्यूट के क्रैक करना थोड़ा तो मुश्किल है, ख़ास करके वो बच्चे जो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता उतना ज़्यादा तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। बट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आप प्रॉमिस्ड हो अपने आप से कि नहीं मुझे करना ही करना है तो आप कर सकते हैं और आपने वही प्रूव करके दिखाया। ये बाकी सभी जी लोगों सर। को डेफ़िनेटली एक सीख ही रहेगी पूरी। ठीक है, सोनू जी, तो चलते हैं, क्लोज़ करते हैं। ओके, टेक केयर, ठीक है बाय-बाय। सर। धन्यवाद सर।